मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 55 से शुरू कर रहे हैं। लोकल स्टॉर्म्स यानी कि लोकल चलने वाली जो स्टॉर्म होते हैं, आइए देखें। Tropical storms are violent thunderstorms accompanied by rain and lightning. Tropical storms वैसे storms होते हैं जो कि वायलेंट होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। थोड़ा सा बहुत सारे पेड़ पौधे या झुग्गी झोपड़ी भी इसमें तहस नहस हो जाते हैं। Accompanied by rain and lightning और वह अपने साथ साथ बारिश और लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना, ये सब अपने साथ लेकर के आते हैं। हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून आर सम सच लोकल स्टॉर्म्स। हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून ये कैसे होते हैं? लोकल स्टॉर्म्स होते हैं। उसके बाद है साइक्लोन। साइक्लोन सबसे पहले जानते हैं साइक्लोन आखिर होता क्या है। साइक्लोन इज अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म और विंड इन विच द एयर मूव्स वेरी फास्ट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। साइक्लोन एक ऐसा वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है या उसको हवा कहिए जो कहिए, इन विच द एयर मूव्स वेरी फास्ट, जिसमें हवा जो है बहुत तेजी से जो है गोल 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 इस तरह से सर्कुलर मैनर में घूमता है। अब आइए, अब हरिकेन। अ हरिकेन इज एक्चुअली अ वायलेंट स्टॉर्म फॉर्म्ड विद वाटर दैट कॉजेज हेवी रेन्स एंड फियर्स विंड्स। दीज कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड होम्स। हरिकेन ये भी एक एक्चुअली वायलेंट स्टॉर्म है, जिसमें स्टॉर्म जो होता है पानी के द्वारा होता है, जिसमें काफ़ी तेज़ बारिश होती है एंड फियर्स विंड्स और बहुत ही खतरनाक तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कई पेड़ पौधे या जो पुराने घर है, झुग्गी झोपड़ी, इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। These can cause flood of streets and homes. इससे क्या हो सकता है? तो तेज़ बारिश के कारण गलियों में, मोहल्लों में पानी वगैरह लग सकता है या बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट इज टाइफून। A typhoon is a tropical cyclone occurring in the western Pacific and Indian Ocean. टाइफून एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में या इंडियन ओशियन में देखा जाता है, महसूस किया जाता है। चलिए, उसके बाद है विस्ता फैक्ट। ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकली ऑल हरिकेन्स आर साइक्लोन्स बट नॉट ऑल साइक्लोन्स आर हरिकेन्स। अगर तकनीकी तौर पे देखा जाए तो सारे हरिकेन्स जो है साइक्लोन्स तो हो सकते हैं, लेकिन सारे साइक्लोन्स हरिकेन नहीं हो सकते हैं। इफ़ देयर विंड स्पीड इज़ वेरी हाई एंड इज सस्टेन्ड दे आर हरिकेन्स। यानी कि अगर हवाएं बहुत तेज़ चल रही है और वो लगातार चल रही है तो उसे हम हरिकेन्स कहते हैं। इफ़ नॉट दे आर जस्ट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। अगर तेज़ हवाएं नहीं चल रही है तो उसे हम सिर्फ साइक्लोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी कह सकते हैं।
उसके बाद है मेजर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। जो कुछ मेजर साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में अक्सर देखने को मिलता है, आइए हम इनके बारे में पढ़ें। सबसे पहला है साइक्लोन 005P। Odisha was hit by a severe cyclone on 29th October 1999। ओडिशा में एक ज़बरदस्त साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को। The cyclone was characterized by a wind speed of nearly 300 km and the persistent rains lasted continuously for 2 days। उस साइक्लोन में क्या था, तो करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही थी और लगातार बारिश भी 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। The cyclone caused massive damage to life, habitat, vegetation and livelihood। उस साइक्लोन से पूरा मानव जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। ओडिशा में कई सारे लोग मारे गए, कईयों के घर उजड़ गए, ढेर सारा खेत खलिहान जो है वहाँ का फसल बर्बाद हो गया। एंड लिवलीहुड, और बहुत सारे बच्चों का बचपन, बहुत सारे लोगों का घर बार जो है उजड़ गया। Almost 20,000 people were killed and over 15 million people were affected। करीब 20,000 लोग उस साइक्लोन में उड़ीसा में मारे गए और 15 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा साइक्लोन नरगिस साइक्लोन। Cyclone Nargis was a strong tropical cyclone that caused the worst natural disaster in the recorded history of Myanmar। साइक्लोन नरगिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर म्यांमार के हिस्ट्री में। म्यांमार एक छोटा सा देश है, अपना एक पड़ोसी देश है, तो उसके हिस्ट्री में अभी तक का सबसे खराब जो नेचुरल डिजास्टर रहा है वो इसी जगह पर हुआ था और इसी साइक्लोन नरगिस के कारण। The cyclone made landfall in the country on 2nd May 2008, causing catastrophic destruction and at least 1,46,000 people died with thousands more missing। ठीक है, यह साइक्लोन जब म्यांमार में आया तो कई जगह की मिट्टियाँ जो है खिसक गई, मिट्टी का कटाव होना शुरू हो गया, कई लोग उसी में नदी में डूब करके मारे गए। और यह घटना दो मई 2008 की बात है। कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन, मतलब एक तरह से तबाही का मंजर जो है शुरू हो गया। एंड एटलीस्ट 1,46,000 पीपल वर किल्ड विद थाउजेंड मोर मिसिंग। करीब इसमें 1.5 लाख लोग मारे गए और कई लोग जो है मिसिंग हो गए। नरगिस डेवलप्ड ऑन 27 अप्रैल इन द बे ऑफ बंगाल। नरगिस जो है 27 अप्रैल को बे ऑफ बंगाल में पनपना शुरू हो गया। इनिशियली इट ट्रैक्ड स्लोली नॉर्थ वेस्ट वर्ड, बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट क्विकली गैदर्ड स्ट्रेंथ। इनिशियली अगर देखा जाए तो यह नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है बढ़ रहा था, बट लेकिन अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट क्विकली गैदर्ड स्ट्रेंथ। एक फेवरेबल कंडीशंस यानी कि एक अनुकूल परिस्थिति के बाद उसने क्या किया, स्ट्रेंथ गैदर किया। ठीक है, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को उसने गैदर किया। द साइक्लोन मूव्ड अशोर इन दी
of Burma, Myanmar at peak intensity and after passing by the major city of Rangoon. The storm gradually weakened, finally dissipating near the border of Burma and Thailand. साइक्लोन जो है धीरे धीरे आइए यारवैडी डिवीजन में म्यांमार के निकट जो है पहुंच गया, म्यांमार के समुद्र के किनारे पहुंच गया ये, और वो भी एट पीक इंटेंसिटी, यानी कि पूरे जोर लगा करके पूरे स्ट्रेंथ के साथ वो पहुंच गया। एंड आफ्टर पासिंग बाय द मेजर सिटी ऑफ रंगून, रंगून के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है रंगून। उसी शहर से होते हुए वह साइक्लोन जो है गुजर गया। द स्टॉर्म ग्रेजुअली वीकेंड, और उस जगह से गुजरते गुजरते वह स्टॉर्म काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। फाइनली डिसिपेटिंग नियर द बॉर्डर ऑफ बर्मा एंड थाईलैंड, और अंत में यह बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। द विंड्स ऑफ द नरगिस साइक्लोन रीच्ड 240 किलोमीटर पर आवर इन द एरिया ऑफ द इरावदी रिवर डेल्टा एंड द यंगून हार्बर। उसके बाद हवा की गति कम होते होते यह 240 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पर पहुंच गई इरावदी रिवर के डेल्टा पहुंचते पहुंचते तक इसकी गति धीमी पड़ गई और यह 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हुई इरावदी रिवर डेल्टा तक और यंगून के हार्बर तक, बंदरगाह तक पहुंच गई। Entire villages in the river delta region were wiped out by the cyclone. उस डेल्टा रीजन में जो भी छोटे मोटे जो आसपास में जितने भी गांव थे वो सारे गांव के गांव जो है साफ हो गए, मतलब पूरी तरह से उस समुद्र में वाटर में जो है मिल गए, नदी में चले गए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स्ड इन द सॉइल, मिक्स्ड विद द सॉइल इज नोन एज मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर ऑलवेज कंटेन्स वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द लोअर लेयर। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में हमेशा वाटर वेपर, इसी वाटर वेपर को हम नमी भी कहते हैं, मॉइस्चर भी कहते हैं, जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। दिस मॉइस्चर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स। ये मॉइस्चर्स 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द आइस कैप्स इन द पोलर रीजन्स, द वाटर्स इन द ओशियंस एंड रिवर्स and the water vapor present in the atmosphere make all the 3 forms of water. ठीक है। कहता है पोलर रीजन में जो आइस कैप है, हर जगह जो बर्फ की चादर जो बिछी हुई है, उसके अलावा वाटर्स इन दी ओशियंस, महासागरों में और नदियों में जो पानी है, एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, यही क्या करते हैं, यही मिल करके वाटर के 3 फॉर्म, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फॉर्म तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप देखते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इसको हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, मीन्स टू बी वेपोराइज्ड। When water evaporates from land and other water bodies, it changes into water vapor
which is the most important form of moisture in the atmosphere. जब पानी ज़मीन पर का पानी और मॉइस्चर इन दी लोअर एरिया या लोअर एरिया में जो मॉइस्चर है when water evaporates from land and other water bodies, यानी कि जब धरती से और जो दूसरे वाटर बॉडीज से जब पानी इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है, वाटर वेपर बनके जब वाष्पीकृत होने लगता है, तो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, और यह वाटर वेपर में बदल जाता है, ठीक है, और इसे पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म हम मानते हैं और यही वातावरण में नमी बनाता है। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और गिविंग आउट हीट, यानी कि पानी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है बाय एब्जॉर्बिंग और गिविंग आउट हीट को एब्जॉर्ब करना या छोड़ना, इस दो तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एब्जॉर्ब हीट एंड सम ऑफ द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। दिन के दौरान क्या होती है, तो तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जितना भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, पॉन्ड्स, ठीक है, स्ट्रीम्स, तो क्या होता है जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है या जब ये सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सम ऑफ द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब गर्म होने लगता है पानी, तो यह पानी जो है गर्म होकर के वाटर वेपर बन जाता है, जलवाष्प, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये इस पूरे एटमॉस्फेयर में फैलता चला जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन, यानी कि वह विधि जिसमें पानी जल वाष्प में पानी के छोटे छोटे असंख्य बूंदों में बढ़ जाता है, तो इसे ही हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द हाइएस्ट ऑन अ हॉट विंडी एंड ड्राई डे एंड द लोएस्ट ऑन अ कोल्ड काम एंड वेट डे। कहता है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द हाईएस्ट ऑन अ हॉट विंडी एंड ड्राई डे, यानी कि जब दिन गर्म होगा, विंडी हवादार होगी, एंड ड्राई और सूखी मतलब नमी कम होगी, तो इससे क्या होगा, एंड द लोएस्ट ऑन अ कोल्ड, अगर दिन ज़्यादा गर्म होगा, गर्मी में क्या होता है, पानी ज़्यादा जो है वाटर वेपर बनता है, एंड द लोएस्ट ऑन अ कोल्ड काम एंड वेट डे, और जिस दिन पानी भीगा हुआ दिन, शांत दिन या जब ठंडा होता है, तो उस दिन इवेपोरेशन रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, या सबसे कहिए कि बहुत 9 के बराबर। आप इसीलिए देखते होंगे, इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे भी घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे
खिला हुआ दिन है और सबको आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक रुमाल है या कोई भी आपका एक कपड़ा है, आप उसको धो करके 8 बजे, मान लीजिए कि 8 बजे से अगर धूप शुरू हो जाती है तो 8 बजे आप उसको डालिए, ठीक है, सुखाने के लिए। और देखिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि कितने देर में वो सूखता है, ठीक है। फिर दूसरा दिन क्या होना चाहिए, धूप खिला हुआ और हवा भी चलनी चाहिए, ठीक है, हवा भी चलनी चाहिए। उस दिन देखिए कि कितनी जल्दी सूखता है। और फिर जिस दिन बारिश होती है या ठंड अत्यधिक होती है, उस दिन भी कपड़े को धो करके उसको सुखाइए। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि कितना समय लगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वाटर वेपोराइज कैसे होता है। गर्म दिनों में ज़्यादा और ठंड के दिनों में उसका वेपोराइजेशन रेट जो है कम रहता है। चलिए, तो ये था इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग एक विस्ता फैक्ट है, ध्यान से सुनेंगे। वाटर वेपर इज ऑल्सो एमिटेड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि प्लांट्स भी जो है वाटर वेपर अपने पत्तियों के थ्रू जो है छोड़ता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में, ठीक है, इस वायुमंडल में वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, यह डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज इन विंटर एंड इंक्रीजेज इन समर। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ठंड के दिनों में कम होगा और समर सीजन में क्या होगा, ये इंक्रीज करता है, बढ़ता चला जाता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो ये फिर जो है क्या होने लगता है, घटने लगता है। When it is hot, we sweat, and when this sweat evaporates, we feel cool. जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना चलने लगता है। और जब यही पसीना जब सूख जाता है तो हमें थोड़ा सा ठंड और थोड़ा सा कूलनेस महसूस होने लगता है, ठंडापन महसूस होने लगता है। But when the humidity is high in the atmosphere, the rate of evaporation is reduced and the sweat does not evaporate. लेकिन अगर हवा में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में अगर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अगर कम पाई जाती है तो इवेपोरेशन भी जो है, इवेपोरेशन रेट गिर जाता है। और यहाँ तक कि जो हमारे शरीर से पसीने चलते हैं वो भी नहीं सूखता है। आप देखते होंगे जून जुलाई के महीने में आप रुमाल से उसको पसीने पोंछते रहिए, फिर जो है 1 मिनट 2 मिनट के बाद फिर से पसीना आ जाएगा, या आप हटाइए उसको तुरंत 1-2 मिनट के बाद फिर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। दिस मेक्स अस फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। अब चूंकि अगर मान लीजिए पूरे दिन अगर शरीर से पसीना चलते रहेगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा महसूस करेंगे और हम अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे। कभी इधर से पसीना, कभी इधर से, कभी फेस पर से, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
God bless you and have a good day.